अध्याय 27। ग्रीन रॉक मिस्टिक वाटर। ग्रीनियान टाउन के पूर्वी हिस्से में एक छोटा सा पहाड़ है। पहाड़ के तल पर एक जंगली इलाका है जिसमें अलग अलग आकार के कई तालाब हैं। इस समय आसमान में अंधेरा है और सफेद चांदनी शांत जंगल पर अवर्णनीय शांति के साथ चमक रही है। सा 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 अचानक हल्के कदमों की आवाज सुनाई दी और एक आकृति दिखाई दी। आधे घंटे की खोज के बाद ये सबसे बड़ा तालाब है, इसलिए यह वही होना चाहिए। जियाओ मिंग ने पानी के विशाल गोलाकार तालाब को देखते हुए बड़बड़ाया जो शांत और लहर रहित था। उसके सामने एक चांदी का चांद प्रतिबिंबित हो रहा था। दो ग्रीन पॉइजन डबल घोस्ट को मारने के बाद ये सच था कि उसे उनमें ग्रीन रॉक मिस्टिक वाटर नहीं मिला। उसके बाद उसने जल्दी नहीं की और सीधे ग्रीनियान टाउन के पूर्वी हिस्से में आ गया, लेकिन वापस सराय में चला गया और सूरज ढलने के बाद यहाँ आने से पहले आधे घंटे तक इंतजार किया। फिर उसने एक और घंटा ये देखने में बिताया कि कौन सा तालाब सबसे बड़ा है, ताकि चट्टान में उस जगह का पता लगाया जा सके जहां दोहरे जहर वाले दोहरे भूत लोगों पर घात लगाते थे। इस खोज का नतीजा जाहिर है उसके सामने तालाब था। ये जंगल में बहुत गहरा था और रास्ते में दूसरे तालाबों से दोगुना बड़ा था, इसलिए कहीं भी गलती नहीं हो सकती थी। आज रात चांदनी बहुत है, लेकिन मुझे डर है कि इस तालाब की खोज करने के लिए चांदनी पर निर्भर रहने की कोशिश करना पर्याप्त शक्तिशाली नहीं है। तालाब के पास खड़े होकर और अज्ञात गहराई के पानी में झांकते हुए जियाओ मिंग ने सोचा। यह अच्छा था कि जब वह यात्रा पर जाता था तो स्वाभाविक रूप से रोशनी का उपकरण साथ रखता था। जियाओ मिंग तालाब के किनारे खड़ा था और उसके हाथ में सफेद रोशनी की चमक थी। एक नर्म चमक ने परिधि में कुछ मीटर की जगह को रोशन कर दिया, जिससे जियाओ मिंग, जो मूल रूप से केवल रास्ते की खोज करने के लिए चांदनी पर निर्भर था, को आसपास के वातावरण का स्पष्ट दृश्य देखने की अनुमति मिली। चांदनी पत्थर का अद्भुत प्रभाव था और जियाओ मिंग संतोष से सिर हिलाए बिना नहीं रह सका। चुपके से कह रहा था कि यह चांदनी पत्थर वास्तव में उपयोगी था। अपने शरीर से डूकी हुई को बाहर निकालने और इसे अपने शरीर के बाहर एक कवच में संघनित करने के बाद, जो उसकी हरकतों में बाधा नहीं डालता था, जियाओ मिंग ने अपने मुंह में एक मारक गोली डालने के बाद आगे कोई तैयारी नहीं की। वह तालाब के किनारे बैठ गया और उसमें अपना हाथ डालने की कोशिश की। पानी का तापमान ठंडा और चुभने वाला था, जो आमतौर पर उसके द्वारा भिगोए जाने वाले गर्म झरनों से बहुत अलग था, जिससे जियाओ मिंग का माथा ठनका। ये तापमान थोड़ा असामान्य था, लेकिन सौभाग्य से ये सहनीय सीमा के भीतर था। जियाओ मिंग ने ऐसा सोचा और बिना किसी हिचकिचाहट के उसने अपने पैरों को पानी में डालने की कोशिश की, फिर अपने निचले शरीर को पूल में, फिर अपने पूरे शरीर को पूल में, केवल अपने सिर को खुला छोड़ते हुए, और अंत में उसका सिर पानी से गायब हो गया। बिना किसी आवाज के पूल में गोता लगा। पूल वास्तव में बहुत अंधेरा था, जिसमें पानी और घास के साथ कीचड़ और रेत भी मिला हुआ था, और अपने हाथ में चांदनी पत्थर पर भरोसा करते हुए जियाओ मिंग अपने आसपास मुश्किल से 2 मीटर से ज्यादा देख पा रहा था। अगर उसे कुछ नहीं मिला तो वह गोता लगाता रहा और प्रक्रिया को दोहराता रहा। लगभग 5 या 6 फीट नीचे गोता लगाने के बाद जियाओ मिंग को आखिरकार एक खोज मिली। जियाओ मिंग की आंखों के सामने एक व्यक्ति के आकार का काला छेद दिखाई दिया। ये वही होना चाहिए। मुझे नहीं पता कि ग्रीन पॉइजन ट्विन घोस्ट्स ने इस अजीब जगह को कैसे पाया। जियाओ मिंग ने मन ही मन बुदबुदाया और अपने सामने के अंधेरे को दूर धकेलने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। अपनी बाहों को लहराते हुए उसने अपने शरीर को अंदर तैरने के लिए नियंत्रित किया। गलियारा खड़ी और असमान था, और बहुत प्रयास करने के बाद जियाओ मिंग की आंखों के सामने आखिरकार रोशनी की एक चमक दिखाई दी। इस चमकदार रोशनी को देखते हुए जियाओ मिंग का दिल खुशी से झूम उठा और उसने अपनी गति बढ़ा दी। आखिरकार हम यहाँ हैं। पाफ! शांत पानी की सतह तेज आवाज के साथ हिली। जियो मिंग पानी से बाहर कूद गया और गीली मिट्टी के किनारे पर मजबूती से खड़ा हो गया। चून की 2 घात लगाने वाले पहले ही जियो मिंग द्वारा मारे जा चुके थे, इसलिए कोई भी उस पर यहाँ हमला नहीं करेगा, इसलिए जियो मिंग आसपास के माहौल को अच्छी तरह से देख सकता था। एक संक्षिप्त अवलोकन के माध्यम से जियो मिंग ने पाया कि वह एक विशाल चट्टान की गुहा के अंदर था, जिसके ऊपर बड़ी संख्या में स्टेलेक्टाइट्स थे, जिनसे समय समय पर पानी टपकता था। आसपास की दीवारों में चांदनी के पत्थर जड़े हुए थे, जो पूरे गुफा को ऐसे रोशन कर रहे थे जैसे कि दिन का समय हो, और ये दोहरे जहर वाले जुड़वा भूतों का काम रहा होगा। गुफा के निचले हिस्से में 2 हिस्से थे। एक पानी की सतह थी जहां से वह अभी अभी निकला था, और दूसरा गीली जमीन थी जिस पर कीचड़ और रेत जमा हो गई थी। कीचड़ और रेत के अंदर अज्ञात शंख के गोले थे, साथ ही संघर्ष के कुछ संकेत भी थे। इसके अलावा एक रास्ता था जो सीधे अपने सामने कहीं नहीं जाता था।
ये देखकर कि इस चट्टानी गुफा में कुछ भी नहीं है, जियाओ मिंग ने जरा भी संकोच नहीं किया, अपना सिर उठाया और गलियारे के अंदर चला गया। जब वह अंदर गया तो गुफा में कई कांटे थे। हालांकि सौभाग्य से रास्ते में चांदनी के पत्थर थे, इसलिए जियाओ मिंग ने शायद ही कोई गलत रास्ता अपनाया हो। घुमावदार रास्ते से गुजरने के बाद गुफा में लगातार घूमते हुए जियाओ मिंग को अचानक लाशों की बदबू महसूस हुई। इससे जियाओ मिंग को एहसास हुआ कि वह लगभग वहां पहुंच गया है, इसलिए उसने अपनी गति तेज कर दी और एक कोने से घूम गया और उसके सामने एक स्पष्ट दृश्य खुल गया। उसके सामने कई दसियों मीटर ऊंची एक विशाल चट्टान की गुहा थी, जो हरे रंग की तरह से ढकी हुई थी, सूजी हुई और जली हुई लाशों से भरी हुई थी। परिधि के पास लाशों पर एक प्रकार का चमकता हुआ फूल उग रहा था। हरे रंग के तरल के केंद्र में लगभग 1 मीटर वर्ग का एक छोटा सा क्षेत्र था। वहां 1 मीटर ऊंचा हरा क्रिस्टल जैसा राक्षस कैक्टस उगाया था, जो स्वतंत्र रूप से बह रहा था। सूंघो! अचानक कैक्टस के चारों ओर की रोशनी टिमटिमा उठी और एक प्रकार का हरा तरल धुंध बाहर निकला, जो भीतरी घेरे में एक निश्चित लाश पर झपटा, जिसने तुरंत मांस और खून के एक बड़े टुकड़े के रूप में प्रभाव प्राप्त किया, और हरे रंग के तरल की बूंदें लाश के घाव में मिल गईं और हरे रंग के पोखर में पिघल गईं। ये ग्रीन रॉक मिस्टिक वाटर है न? ये वाकई असाधारण है। हवा में लाश जैसी बदबू को सांस में न लेने के लिए अपनी सांस रोककर जियाओ मिंग ने स्वर्ग और धरती के इस अजीबोगरीब आश्चर्य को देखा और अंदर ही अंदर आश्चर्यचकित हो गया। हालांकि ये ग्रीन रॉक मिस्टिक वाटर स्पष्ट रूप से बेहद संक्षारक है, तो ग्रीन पॉइजन ट्विन घोस्ट्स ने इन ग्रीन रॉक मिस्टिक वाटर पर अपनी जहरीली कलाओं से अपनी लाशें क्यों डाली, जिन्हें अनगिनत बार पतला किया गया था। इसे भूल जाओ, इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है, मुझे बस ग्रीन रॉक मिस्टिक वाटर लेना है। ऐसा सोचते हुए जियाओ मिंग हरे तालाब के किनारे पहुंच गया। अभी मैं ग्रीन रॉक मिस्टिक वाटर को देख रहा था। मैंने लगभग ध्यान ही नहीं दिया। ये एक लाश बैंगन का फूल है। लाश बैंगन का फूल एक औषधीय जड़ी बूटी थी जो केवल अंधेरे और नम स्थानों में दिखाई देती थी जहां कई कृषक लाशें होती थी। इसका रंग चमकीला लाल होता था और इसकी खुशबू में एक गंभीर जहर होता था। हालांकि इसके फूलों के रस का शरीर पर बहुत अच्छा पुनर्योजी प्रभाव होता था। यहाँ लगभग 20 हैं, प्रत्येक में कुछ हजार सोने के सिक्के हैं। ये कुल मिलाकर दसियों हजार सोने के सिक्के हैं। क्या अप्रत्याशित खुशी है! जियाओ मिंग नीचे झुका और ये देखने के लिए कि क्या उसने सही निर्णय लिया है, निकटतम मृत बैंगन के फूल को उठाने वाला था। लेकिन फिर उसने देखा कि एक रंगीन छाया उसके चेहरे की ओर आ रही है। धमाका! जियाओ मिंग ने बिना किसी अतिरिक्त हरकत के साथ रंगों वाली छाया के हमले को चकमा दिया, बस अपना सिर एक तरफ झुका लिया। 7 रंगों वाली छाया जियाओ मिंग से नहीं टकराए, बल्कि उम्मीद के मुताबिक उसके पीछे खुली जगह पर उतरने के बजाय वह अपनी पीठ से निकलने वाली भिनभिनाने वाली आवाज के साथ हवा में लहराने लगी। अध्याय 28 कटाई और शोधन। पीछे मुड़ने के बाद जियाओ मिंग देख सकता था कि उस पर क्या हमला कर रहा था। यह एक भयावह चेहरा और चमकीले रंग का शरीर वाला एक सेंटीपीड था, और 2 जोड़ी रक्तलाल पंख लगातार फड़फड़ा रहे थे। 7 रंग का उड़ने वाला सेंटीपीड। उद्धरण: जियाओ मिंग ने इस सेंटीपीड की प्रजाति को पहचाना और उसके मुंह का कोना अस्वाभाविक रूप से फड़क उठा। वह भयभीत महसूस कर रहा था क्योंकि उसने पहले इसे चकमा देने के लिए अपना सिर झुकाया था। 7 रंग का उड़ने वाला सेंटीपीड एक अत्यधिक विषैला कीट था, न कि उच्च श्रेणी का जादुई जानवर, लेकिन इसका जहर इतना शक्तिशाली है कि अगर डू ग्रैंड मास्टर के सिर पर काट लिया जाए तो वह मौके पर ही गतिशीलता खो देगा और अगर गंभीर हो तो उसे स्वर्ग भेज दिया जाएगा। जियाओ मिंग का अभी सिर झुकाना भी बहुत खतरनाक था। आखिरकार कीट पलट सकता था। भले ही स्टोरेज रिंग में जीवन रक्षक गोलियां थी, वह मरेगा नहीं, लेकिन उसे बहुत दर्द होगा। उन 2 घात लगाने वालों को 7 रंग का उड़ने वाला सेंटीपीड कहां से मिला, उसे यहाँ रखना कितना भयावह है। जियाओ मिंग ने शाप दिया। आम लोगों के यहाँ आने के बाद वे अपनी समझ खो देंगे और ग्रीन रॉक मिस्टिक वाटर को देखते ही दौड़ पड़ेंगे। और उस समय लाशों के बीच छिपा हुआ 7 रंग का उड़ने वाला सेंटीपीड उन्हें अप्रत्याशित झटका देगा। ऐसा अनुमान है कि कोई भी प्रतिक्रिया नहीं कर पाएगा। 7 रंग का उड़ने वाला सेंटीपीड जियाओ मिंग के अपने प्रतिद्वंद्वी को कुछ समय तक देखने के शौक को न मानते हुए बस इस आदमी से छुटकारा पाना चाहता था जो अब उसके क्षेत्र में घुसपैठ कर चुका था। भन-भनाना। अपने पिछले पंखों की आवृत्ति बढ़ाते हुए 7 रंगों वाला उड़ता हुआ सेंटीपीड एक रंगीन उड़ती हुई छाया में बदल गया और फिर से जियाओ मिंग के सिर की ओर उड़ गया। इसका कोई अंत नहीं है न? जैसा कि पहले बताया गया है, 7 रंगों वाले उड़ते हुए सेंटीपीड में खुद इतनी भयानक ताकत नहीं थी, इसमें केवल भयानक जहर था।
आश्चर्य से हमला करने का अवसर खो देने और सीधे सामने से हमला करने का विकल्प चुनने के कारण यह जियाओ मिंग के लिए ज्यादा खतरा पैदा नहीं कर सका। जियाओ मिंग की हथेली मुड़ी और किसी समय उसके हाथ में मैजिक कोर तलवार दिखाई दी। उड़ती हुई 7 रंगों वाली छाया पर उसने लापरवाही से एक वार किया। एक फुफकार के साथ छाया 2 भागों में विभाजित हो गई और जमीन पर गिर गई। 7 रंगों वाले उड़ते हुए सेंटीपीड के अंगों के 2 हिस्सों से एक हरा जहर निकला जो लगातार उठ रहे थे, और तीव्र दर्द के कारण उसने एक अजीब चीख भी निकाली। जियाओ मिंग के दाहिने हाथ की एक लहर के साथ एक नीली लौ ने उसे घेर लिया और एक पल में 7 रंगों वाला उड़ता हुआ सेंटीपीड राख के बादल में बदल गया। ये सुनिश्चित करने के लिए कि यह साफ है, तलवार को फिर से नीली आग से भुना गया। तलवार को अपने भंडारण की अंगूठी में रखते हुए जियाओ मिंग ने अपनी नजर हरे रंग के पूल के केंद्र में ग्रीन रॉक मिस्टिक वाटर की ओर निर्देशित की। पहले ग्रीन रॉक मिस्टिक वाटर को उठाना बेहतर है। लाश से लथपथ हरे तरल को छूना नहीं चाहते थे। जियाओ मिंग ने किनारे से कुछ छोटे पत्थर चुने और उन्हें कुछ मीटर दूर पानी के पूल में गिरा दिया, जिससे एक रास्ता बन गया। छाया हवा का पीछा करती है। अपने पैरों के एक ही कदम के साथ उसका पूरा शरीर उछल गया और उन छोटी चट्टानों पर कदम रखा। जियाओ मिंग जल्दी से ग्रीन रॉक मिस्टिक वाटर के पास पहुंच गया। जैसे जैसे जियाओ मिंग धीरे धीरे पास आ रहा था, ग्रीन रॉक मिस्टिक वाटर ने एक और खर्राटा छोड़ा और फिरोजा कैक्टस ने अपने बाहरी हिस्से पर हरे रंग की रोशनी का एक विस्फोट किया। इसके भीतर से पानी का एक तीर निकला और जियाओ मिंग की ओर बढ़ा। मुझे पता था कि यह इतना आसान नहीं होगा। हमले के सामने जियाओ मिंग बेफिक्र लग रहा था और उसके हाथ में आड़ू के फूल की लौ दिखाई दी जो उससे टकरा रही थी। लौ की गर्मी के कारण पानी के तीर सफेद धुंध के ढेर में वाष्पित हो गए। ग्रीन रॉक मिस्टिक वाटर का आत्म सुरक्षा तंत्र स्पष्ट रूप से इतना सरल नहीं था, और इस पानी के तीर के अलावा ग्रीन रॉक मिस्टिक वाटर अभी भी हरे रंग की धुंध उत्सर्जित कर रहा था। दुर्भाग्य से जियाओ मिंग की आड़ू के फूल की आग के सामने ये सब बेकार था। अंत में जियाओ मिंग आसानी से ग्रीन रॉक मिस्टिक वाटर के पास पहुंच गया और लगभग 1 मीटर की जगह पर खड़ा हो गया। अपने सामने शानदार कैक्टस जैसी वस्तु को देखते हुए जियाओ मिंग ने बहुत ज्यादा संकोच नहीं किया और अपनी तलवार से वार करके उसकी जड़ें काट दी। उस पल एक अप्रत्याशित स्थिति सामने आई। ग्रीन रॉक मिस्टिक वाटर का कैक्टस जैसा रूप अचानक तरल में बदल गया और हवा में लटक गया। एक विशाल हरा तरल सीधे जियाओ मिंग की ओर बढ़ा जो पास में था। और कैसे हो सकता है? यह महसूस करते हुए कि यह हमला पिछले पानी के तीर से कहीं ज्यादा शक्तिशाली था, जियाओ मिंग का शांत चेहरा अब और नहीं रह सका। वह केवल बचाव के साथ जवाब दे सकता था। धमाका! एक हिंसक आवाज चट्टान की गुहा में टकराई। सौभाग्य से इस हमले ने जियाओ मिंग को ज्यादा परेशानी नहीं पहुंचाई, बस उसे 1 दर्जन मीटर पीछे धकेल दिया। जियाओ मिंग, जिसे पीछे की ओर झटका दिया गया था, ने रास्ते पर अलग अलग गहराई के 1 दर्जन पैरों के निशान छोड़े। आखिरकार डूखी में लिपटे अपने पैर को हरे तरल में डूबते हुए और पास में सड़ती हुई लाश को देखते हुए उसे देखकर जियाओ मिंग फिर से आह भरने से खुद को नहीं रोक सका। ग्रीन रॉक मिस्टिक वाटर स्वर्ग और पृथ्वी का एक अजूबा होने के योग्य है। इसका आत्म सुरक्षा तंत्र वास्तव में कुछ खास है। सिम्युलेटर भी वास्तव में अविश्वसनीय है। इस तरह का विवरण मेरे लिए पहले कभी सिम्युलेट नहीं किया गया है। थोड़ी सी बड़बड़ाहट के बाद वह एक कदम के साथ अंतरिक्ष में वापस लौट आया। इस समय ग्रीन रॉक मिस्टिक वाटर आखिरी हमला जारी करने के बाद वापस लड़ने के बिंदु तक थक गया था। यह 1 दर्जन वर्ग सेंटीमीटर हरे तरल का एक छोटा पोखर बन गया जो हवा में चुपचाप तैर रहा था और अजीब उतार चढ़ाव उत्सर्जित कर रहा था। ये ग्रीन रॉक मिस्टिक वाटर की उत्पत्ति है ना? कुछ समय पहले का कैक्टस सिर्फ एक भ्रामक उपस्थिति थी। एक अजीब नजर के साथ जियाओ मिंग ने अपनी स्टोरेज रिंग से एक जेड बोतल निकाली और ग्रीन रॉक मिस्टिक वाटर को बोतल में डालने के लिए अपने डूक्यूई को सक्रिय किया। यह जेड बोतल विशेष रूप से जियाओ मिंग द्वारा पाई गई थी और इसमें एक निश्चित सीलिंग फंक्शन था। जब उसने देखा कि जेड बोतल में घुसा ग्रीन रॉक मिस्टिक वाटर कोई खास हरकत नहीं कर रहा है, तो जियाओ मिंग के चेहरे पर मुस्कान आ गई। ग्रीन रॉक मिस्टिक वाटर आखिरकार उसके हाथ में था, इसलिए लाश से बैंगन का फूल उठाकर वह जा सकता था। जेड बोतल को कमर पर रखने के बाद जियाओ मिंग ने अपना ध्यान औषधीय जड़ी बूटियों की ओर लगाया। कुछ क्षण बाद जड़ी बूटियां इकट्ठा करने का काम पूरा कर चुका जियाओ मिंग गुफा से बाहर आया। शांत जंगल में सफेद चांदनी चमक रही थी और वहां अवर्णनीय शांति थी। स्थिर पानी अचानक लहरों में बदल गया, जिससे वातावरण में हलचल मच गई। एक मानव आकृति चुपचाप पूल में दिखाई दी।
ये व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि जियाओ मिंग था। चारों ओर ध्यान से देखने और यह जांचने के बाद कि वहां कोई नहीं है, जियाओ मिंग पानी से बाहर किनारे पर कूद गया। अग्निगुण डूक्यूई से अपने शरीर और कपड़ों को सुखाने के बाद जियाओ मिंग ने अपने अगले कदम की योजना बनाई। अगला कदम ग्रीन रॉक मिस्टिक वाटर को पीने के लिए एक जगह ढूंढना है। सराय में ये सुरक्षित नहीं है, इस पहाड़ में एक गुफा ढूंढना बेहतर है। चारों ओर देखने और आसपास के इलाके का अवलोकन करने पर ये ग्रीनियान टाउन के पूर्व में एकमात्र पर्वत श्रृंखला थी। इस पर्वत श्रृंखला का आकार, साथ ही इसका क्षेत्रफल, हालांकि यह बहुत बड़ा नहीं था, ये बिल्कुल भी छोटा नहीं था। जियाओ मिंग ने याद किया कि जब वह इस घने जंगल में प्रवेश करता था, तो वह अभी भी पहाड़ों के बीच में समय समय पर एक भेड़िए की चीख और एक बाघ की चीख सुन सकता था। अपने मन को दृढ़ निश्चय और हथेली को जैक की बोतल को कसकर पकड़े हुए जियाओ मिंग ने अपने पैर की उंगलियों को जमीन पर उठाया और ऊर्जा के विस्फोट के साथ उसका शरीर अचानक ऊपर उठा और किनारे पर एक विशाल पेड़ के ऊपर एथलेटिक रूप से उतरा। उसका शरीर पेड़ की शाखाओं के साथ थोड़ा सा हिल रहा था। उसकी नजर आसपास के हरे भरे पहाड़ी जंगल पर पड़ी, फिर वह पेड़ के तने से टकराया और उसका शरीर रात के अंधेरे में एक बड़े चील की तरह था, जो घने जंगल को चीरता हुआ तेजी से पहाड़ की चोटी की ओर बढ़ रहा था। काली छाया में बदलने में कुछ समय लगने के बाद जियाओ मिंग ने आखिरकार एक ऐसी जगह चुनी जिससे वह काफी संतुष्ट था, जो एक प्राकृतिक रूप से बनी गुफा थी। गुफा का स्थान पहाड़ की चोटी पर चट्टान के कुछ दसियों मीटर के बीच में था। चट्टान की दीवार इतनी खड़ी थी कि वह लगभग नीचे की ओर खड़ी थी, इसलिए जब इसे पत्थर से बंद करने का समय आया, तो उसने सोचा कि कोई भी इसे निश्चित रूप से नहीं ढूंढ पाएगा। एक संतुष्ट सिर हिलाते हुए उसने अपनी स्टोरेज रिंग में एक पत्थर रखा जो दिखने में गुफा के प्रवेश द्वार के आकार का था, और जियाओ मिंग ने इसका इस्तेमाल गुफा को बंद करने के लिए किया। गुफा में जगह बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन जियो मिंग के लिए ग्रीन रॉक मिस्टिक वाटर वाली जेड बोतल को एक चट्टान के ऊपर रखना काफी था। जियो मिंग ने अपनी स्टोरेज रिंग से कुछ चांदनी पत्थर निकाले और उन्हें पत्थर की दीवार के ऊपर रख दिया, और तुरंत थोड़ी मंद रोशनी तेज हो गई। चमकदार रोशनी की मदद से जियो मिंग ने गुफा को अत्यधिक सावधानी से स्कैन करना शुरू किया। किसी भी छोटे क्षेत्र को कई बार स्कैन किया जाएगा। जियो मिंग ग्रीन रॉक मिस्टिक वाटर को निगलते समय किसी जादुई जानवर या जहरीले कीड़ों द्वारा हमला नहीं करना चाहता था। गुफा बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन जियो मिंग को इसे पूरी तरह से साफ करने में कुछ मिनट लगे। सफाई के दौरान जियो मिंग को कुछ चट्टानों पर कुछ छोटे जादुई जानवरों के मल मिले। ये कुछ चट्टानी जादुई जानवरों द्वारा छोड़े गए होंगे जो कभी कभी यहाँ आराम करने आते थे। जियो मिंग ने राहत की एक लंबी सांस ली और गुफा के केंद्र में पहुंच गया। पत्थर के सामने पैर मोड़कर बैठे हुए, उसकी कोयले जैसी काली आंखें, जलती हुई लौ से धड़कती हुई, उसके सामने जेड की बोतल को घूर रही थी। अगला, चलो शुरू करते हैं। जियाओ मिंग ने ग्रीन रॉक मिस्टिक वाटर को निगलने के लिए बहुत ज्यादा तैयारी नहीं की थी। उसने ट्विन स्पिरिट्स के उदय के जरिए विकसित की गई आत्मा पर भरोसा करने का फैसला किया था ताकि वह इसे जबरन निगल सके। जियाओ मिंग का मानना था कि जिस आत्मा ने दो जानवरों की लिप्टों को निगल लिया था, वह पहले से ही ग्रीन रॉक मिस्टिक वाटर को संभालने में सक्षम थी, और उसने सोचा कि यह आत्मा उसे निगलने में सक्षम थी। इसके अलावा इसकी डूबी हुई विशेषता ऐसी अजीब विशेषता को निगलने के लिए उपयुक्त नहीं थी। जियाओ मिंग ने अपनी हथेली जेड बोतल के तल पर टिका दी, और उसकी आत्मा शक्ति ने जल्दी से उस पर आक्रमण किया, ग्रीन रॉक मिस्टिक वाटर को बाहर निकाल लिया। जेड बोतल की सील के बिना तरल, जो बेहद शांत था, फिर से अजीब उतार चढ़ाव का उत्सर्जन करना शुरू कर दिया। ये हवा में मडराता रहा, और इस प्रक्रिया में एक हल्का हरा कोहरा भी उठ गया। यह महसूस करते हुए कि खोने का कोई समय नहीं था, उसने अपना दिमाग अपनी पीठ के निचले हिस्से में डुबो दिया, जहां उसके हाथ की हथेली के आकार का एक दूधिया सफेद चक्रवात धीरे धीरे घूम रहा था। चक्रवात की परिधि पर दूधिया सफेद की हुई गैस की एक नेबुला जैसी परत ने उसे घेर लिया। चक्रवात के भीतर एक ज्वलंत लाल हीरे के आकार का क्रिस्टल, केवल एक अंगूठे के आकार का, धीरे धीरे चक्रवात के केंद्र में मडराता रहा, जबकि जियाओ मिंग का दिमाग उसे देख रहा था, गतिहीन। उसके दिमाग की एक हल्की हरकत से चक्रवात की आत्मा, जो क्रिस्टल की ऊर्जा के साथ बातचीत कर रही थी, गायब हो गई। जियाओ मिंग ने अपनी आंखें खोली और अपना हाथ उठाया, केवल ये देखने के लिए कि आत्मा, जो अभी गायब हुई थी, उसकी तर्जनी की नोक पर खुशी से नाच रही थी, जैसे कि उसमें जीवन हो। जियाओ मिंग ने अपनी तर्जनी को झटका दिया, और आत्मा जल्दी से एक सफेद छाया छोड़ते हुए उड़ गई और बिजली की गति से ग्रीन रॉक मिस्टिक वाटर में प्रवेश कर गई। जैसे ही आत्मा ग्रीन रॉक मिस्टिक वाटर में प्रवेश करती है, वह भेड़िए की तरह होती है जो भेड़ के बच्चे को देखती है,
और उसका आकार एक पल में कई गुना बढ़ जाता है। उसके शरीर से एक भयानक चूषण बल निकला, जिसने ग्रीन रॉक मिस्टिक वाटर को खींच लिया और जल्दी से अवशोषित कर लिया। लेकिन ग्रीन रॉक मिस्टिक वाटर को अवशोषित करना स्पष्ट रूप से इतना आसान नहीं था। ग्रीन रॉक मिस्टिक वाटर से 10 वर्ग सेंटीमीटर से अधिक की ऊर्जा की एक बेहोश लहर निकली, जिसने वास्तव में आत्मा के चूषण की भरपाई की। कुछ समय के लिए वे दोनों स्थिर हो गए। इतना ही नहीं, जियाओ मिंग को यह भी महसूस हुआ कि ग्रीन रॉक मिस्टिक वाटर स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जा को जुटा रहा था, जाहिर तौर पर आत्मा पर हमला करना चाहता था, जैसा कि उसने पहले उस पर हमला किया था। बेशक जियाओ मिंग शांत नहीं बैठेगा और ग्रीन रॉक मिस्टिक वाटर को हमला करने देगा। उसकी आग लाल दुखी हुई बाहर निकली, जिसने ग्रीन रॉक मिस्टिक वाटर द्वारा एकत्रित ऊर्जा को चकनाचूर कर दिया। फिर उसकी आत्मा की शक्ति आत्मा के संपर्क में आई और पीच ब्लॉसम फायर और ब्लू क्रिस्टल फायर को आत्मा के शरीर से निकाला गया। दो जानवरों की लपटें दिखाई दी और ग्रीन रॉक मिस्टिक वाटर को घेरने के लिए उभरी। ग्रीन रॉक मिस्टिक वाटर की सभी हरकतें आत्म सुरक्षा की प्रवृत्ति से प्रेरित थीं। आत्मा को पीछे हटाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली ऊर्जा की लहर काफी कमजोर हो गई थी, जो आत्मा की चूषण शक्ति का मुकाबला करने में असमर्थ थी, और बूंद बूंद करके ग्रीन रॉक मिस्टिक वाटर का सार आत्मा के शरीर में खींचा गया। चूंकि आत्मा का जन्म स्वर्ग और पृथ्वी के चमत्कारों को निगलने के लिए हुआ था, इसलिए ग्रीन रॉक मिस्टिक वाटर का विभाजित सार अधिक समय तक नहीं रह सका। ग्रीन रॉक मिस्टिक वाटर की मूल बूंदें आत्मा के शरीर में प्रवेश कर गईं और तुरंत परिष्कृत और अवशोषित हो गईं। एक आत्मा के लिए ग्रीन रॉक मिस्टिक वाटर को अवशोषित करना मनुष्य की तुलना में बहुत आसान और तेज है। यह मानव शरीर द्वारा सीधे अवशोषण की तुलना में सुरक्षित भी है। अगर मानव शरीर स्वर्ग और पृथ्वी के इन चमत्कारों को अवशोषित कर लेता, तो ये हमेशा बहुत बड़ा खतरा होगा। अगर जियो मिंग खुद इसे अवशोषित करना चाहता था, तो उसे ग्रीन रॉक मिस्टिक वाटर को सीधे अपने शरीर में प्रवेश करना होगा। मानव शरीर बेहद नाजुक था, और यहाँ तक कि एक शक्तिशाली डू सम्राट भी किसी अज्ञात ऊर्जा को अपने शरीर को तबाह करने की अनुमति नहीं दे सकता था। इसलिए इसे खाने से पहले जियोमिंग को अपने मेरिडियन को ग्रीन रॉक मिस्टिक वाटर की अनियंत्रित ऊर्जा से क्षतिग्रस्त होने से बचाने के लिए कई शरीर सुरक्षात्मक गोलियां भी तैयार करनी पड़ी। बेशक ये पर्याप्त नहीं था। ग्रीन रॉक मिस्टिक वाटर को ईमानदारी से परिष्कृत नहीं किया जा सकता था। उसे बहुत दर्द सहना पड़ता है, क्योंकि यह उसके शरीर की नाजुक मेरिडियन से होकर गुजरता है। कुल मिलाकर किसी व्यक्ति के लिए इन चीजों को निगलना परेशानी भरा और जोखिम भरा होता है। जब तक विदेशी वस्तु आत्मा जितनी शक्तिशाली नहीं होती, तब तक आत्मा इसे बिना किसी खतरे के अपनी इच्छानुसार अवशोषित कर सकती है। उदाहरण के लिए, अभी आत्मा ने ग्रीन रॉक मिस्टिक वाटर को सीधे निगल लिया था और वह प्रभावित थी। ये जियो मिंग की ट्विन स्पिरिट्स के उदय की साधना की ताकत थी। इसके अलावा एक साधारण व्यक्ति स्वर्ग और पृथ्वी के चमत्कारों को निगलकर अपनी साधना में सुधार नहीं कर सकता, चाहे वह एक अजीब आग हो या ग्रीन रॉक मिस्टिक वाटर। हालांकि जब एक आत्मा इन चीजों को निगलती है, तो वह चक्रवात को ऊर्जा वापस कर सकती है। स्पिरिट मास्टर की साधना भी स्वाभाविक रूप से बेहतर होगी। दुर्भाग्य से वर्तमान आत्मा में शायद स्वर्गीय ज्वाला को सीधे निगलने की ताकत नहीं है। जियाओ मिंग ने उस आत्मा को निर्देशित किया जिसने ग्रीन रॉक मिस्टिक वाटर को निगल लिया था और अपने हाथ में वापस ले लिया, और उस आत्मा को देखते हुए बुदबुदाया जिसने अधिक पन्ना हरा रंग ले लिया था। किसी भी स्वर्गीय ज्वाला का उद्गम जो विस्फोटित होता है, वर्तमान आत्मा को जलाकर राख कर सकता है, जब तक कि यह स्वर्गीय ज्वाला प्रकार का बहुत छोटा न हो। अन्यथा आत्मा को सीधे स्वर्गीय ज्वाला मूल में फेंककर दूसरे पक्ष को परिष्कृत करने की कोशिश करना असंभव होगा, जैसे कि अब है। भविष्य में कम पीड़ा सहने के लिए स्वर्गीय ज्वाला को भस्म करने के लिए, ऐसा लगता है कि मुझे भविष्य में अधिक जानवरों की आग को भस्म करना चाहिए। एक जानवर की आग विदेशी आग की तुलना नहीं कर सकती है। हजार हमेशा कुछ उपयोगी होंगे। स्वर्ग और पृथ्वी के अन्य चमत्कारों को भी खोजने की आवश्यकता है। जब आत्मा बड़ी हो जाती है, तो स्वर्गीय ज्वाला जो इतनी भयानक लगती है, कोई समस्या नहीं होगी। स्वर्गीय ज्वालाएं, जियाओ मिंग निश्चित रूप से भविष्य में उन्हें भस्म कर देगा। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि क्या उसे सिम्युलेटर से कोई मिलेगा। अभी उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में उसे बिना किसी गुरु के 3 स्वर्गीय ज्वालाओं के अस्तित्व के बारे में पता था, ग्रीन लोड स्कोर फ्लेम और 2 फॉलन हॉट फ्लेम। एक स्वर्गीय ज्वाला को भस्म करने से उसकी अपनी खेती बढ़ सकती है और उसका अपराध बढ़ सकता है। ऐसे लाभों के साथ केवल एक मूर्ख ही उन्हें नहीं चाहेगा। बेशक एक फॉलन हॉट फ्लेम को जियानान अकादमी के लिए छोड़ना पड़ा, अन्यथा
जियाओ मिंग ने पहले ही अपनी योजनाएं बना ली थीं। जब वह पहले ग्रीन लोड स्कोर फ्लेम और फिर फॉल इन हॉट फ्लेम लेने के लिए पर्याप्त मजबूत हो जाएगा, तो वह तुरंत आगे बढ़ जाएगा। क्या जियाओ यान के फ्लेम मंत्र विकास को स्वर्गीय ज्वाला को भस्म करने की आवश्यकता है? आप उसके कबीले के सदस्य के रूप में, क्या आपको उसके बारे में विचारशील नहीं होना चाहिए? ओह! अपनी अंतरात्मा को छुएं। हालांकि यह अच्छा था कि जियाओ यान जियाओ मिंग के समान कबीले से है। भले ही जियाओ यान बड़ा हो जाए, इससे उसे लाभ होगा, लेकिन जियाओ मिंग को लगा कि दूसरों पर निर्भर रहने की तुलना में खुद बड़ा होना बेहतर है। हे 2 बार हंसने के बाद जियाओ मिंग ने आत्मा को पकड़ लिया, जिसका रंग ग्रीन रॉक मिस्टिक वाटर को अवशोषित करने के बाद कुछ हद तक फिरोजा हो गया था, वापस की हुई सर्पिल के अंदर। इस रंग का मतलब था कि ग्रीन रॉक मिस्टिक वाटर को पूरी तरह से परिष्कृत नहीं किया गया था, और जब इसे पूरी तरह से परिष्कृत किया जाएगा, तो स्पिरिट को दूध या सफेद रंग में वापस आना चाहिए। जाहिर है, अभी अभी ग्रीन रॉक मिस्टिक वाटर मूल के बाकी हिस्से को सीधे एक घूंट में निगलने का स्पिरिट का कार्य बहुत जल्दबाजी में किया गया था। अब जियाओ मिंग ने रिफाइनिंग प्रक्रिया को तेज करने के लिए स्पिरिट को अपने शरीर में वापस डाल दिया, और साथ ही स्पिरिट द्वारा ईंधन की गई ऊर्जा को प्राप्त किया। अध्याय 29 सफलता। चक्रवात में उंगली के आकार के डू क्रिस्टल के बगल में आत्मा एक हरे रंग की चमक के साथ टिमटिमाती थी। हर बार जब ये टिमटिमाती थी, तो हरा रंग थोड़ा मंद हो जाता था, जब तक कि अंत में हरा रंग लगभग गायब नहीं हो जाता। आत्मा को देखते हुए, जो एक बार फिर शुद्ध सफेद थी, जियो मिंग को पता था कि ग्रीन रॉक मिस्टिक वाटर लगभग परिष्कृत हो चुका था। वास्तव में आत्मा ने जल्द ही टिमटिमाना और कांपना बंद कर दिया। शुद्ध हरे रंग की ऊर्जा की धुंध लगातार फैल रही थी और चक्रवात में डाली जा रही थी। ये दृश्य जियो मिंग के लिए अपरिचित नहीं था। 2 बार जब उसने जानवर की आग लौटाई, तो आत्मा ने भी ऊर्जा धुंध उगल दी थी। केवल ऊर्जा धुंध का रंग अलग था, और मात्रा इस बार जितनी नहीं थी। ये देखकर कि आत्मा ने एक बार फिर ऊर्जा लौटा दी, जियो मिंग, जो इस मामले में अनुभवी था, ने इस ऊर्जा को सीधे डू क्रिस्टल में इंजेक्ट नहीं किया। इसके बजाय उसने अपने मन को वापस नीचे कर दिया और अपनी सारी शक्ति का उपयोग अपने शरीर में बह रही ऊर्जा धुंध को नियंत्रित करने, उसे इकट्ठा करने और अंततः उसे ऊर्जा की एक उग्र धारा में बदलने के लिए किया। जुड़वा आत्माओं के उदय की दूसरी विधि का उपयोग करके अपने शरीर में एक चक्र पूरा करने के बाद उसने इस ऊर्जा को एक सतत धारा में चक्रवात के अंदर क्रिस्टल में डाला। अंगूठे के आकार का डू क्रिस्टल सभी आने वाली ऊर्जा के लिए एक अथाह गड्ढे की तरह था, चाहे वह कितना भी बड़ा क्यों न हो, वह ऊर्जा को अवशोषित करता रहा। आत्मा ऊर्जा को वापस करती रही, और मेरिडियन से गुजरने वाली ऊर्जा का केवल आधा हिस्सा डू क्रिस्टल में समाप्त हो गया, जबकि उसके शरीर में ऊर्जा धुंध का आधा हिस्सा लगातार जियो मिंग के मांस को खिलाता रहा। अगर कोई इस समय जियो मिंग के शरीर को उसकी त्वचा के माध्यम से देख सकता है, तो वे उसके पूरे शरीर पर धुंध को देखकर चौंक जाएंगे, यहाँ तक कि उसके आंतरिक अंग भी, जो पूरी तरह से घने ऊर्जा धुंध से ढके हुए थे। इतना ही नहीं, ट्विन स्पिरिट्स के उदय के प्रभाव में जियाओ मिंग के शरीर में हड्डियों, मांसपेशियों और इसी तरह के अन्य अंगों में लगभग अपनी आध्यात्मिक बुद्धि थी, जो विभिन्न तरीकों से ऊर्जा धुंध को निगल रही थी। इस तरह के अवशोषण से जियाओ मिंग को ये भी स्पष्ट रूप से महसूस होता है कि शरीर मजबूत और मजबूत होता जा रहा है। हड्डियों, मांसपेशियों और आंतरिक अंगों ने आसानी से उस तरह की ताकत हासिल कर ली, जिसे बढ़ाने के लिए कड़ी साधना की आवश्यकता होती है। ये लगभग सफलता का समय है। ये देखते हुए कि डू क्रिस्टल ने पहले से ही एक निश्चित मात्रा में डू क्यूई जमा कर लिया था, जियाओ मिंग ने अब थोड़ी भी देरी नहीं की। उसका मन एकाग्र हो गया, और तुरंत आत्मा ने एक विशाल हरे रंग की ऊर्जा धुंध को एक बार में वापस कर दिया। और जब यह विशाल ऊर्जा धुंध मध्याह्न में प्रवेश किया, तो धुंध आश्चर्यजनक रूप से पूरी तरह से गायब हो गई थी। इसकी जगह शुद्ध तरल ऊर्जा का एक सेट जैसा बादल था, और यहाँ तक कि उस तरल ऊर्जा के भीतर छोटे ठोस दिखने वाले ऊर्जा क्रिस्टल थे। इस बार जियाओ मिंग ने इन ऊर्जाओं को निगलने के लिए अपने शरीर को नियंत्रित नहीं किया, बल्कि उन्हें अपने शरीर से होकर बहने दिया और फिर अपने क्यूई सर्पिल में वापस आ गया। राइज ऑफ ट्विन स्पिरिट्स तकनीक के मार्ग पर एक चक्र पूरा करने के बाद पन्ना तरल क्यूई सर्पिल के प्रवेश द्वार पर शांत रूप से रहा, एक बांध की तरह धीरे धीरे बह रहा था जो एक महान बाढ़ को उजागर करने वाला है। उठो, उद्धरण। पन्ना ऊर्जा के उस विशाल द्रव्यमान पर विचार करते हुए जियाओ मिंग ने अपने दिल में निर्णायक रूप से आदेश दिया। तुरंत चक्रवात के मुंह को अवरुद्ध करने वाला प्रतिरोध गायब हो गया, और उसी समय बढ़ती ऊर्जा उस तेज आवाज के साथ मिश्रित हुई जो एक गिरते हुए झरने की तरह थी, एक धमाके के साथ चक्रवात की ओर बढ़ी। यह विशाल ऊर्जा, जो चक्रवात में बढ़ी,
तुरंत हीरे के आकार के डू क्रिस्टल में टकरा गई जो चक्रवात के केंद्र में था। धमाका। जिस क्षण ऊर्जा डू क्रिस्टल में बढ़ी, गड़गड़ाहट की आवाज लगभग ऐसी लग रही थी जैसे कि वह ज़ियाओ मिंग के सिर में गूंज रही हो। उग्र ऊर्जा लगातार डू क्रिस्टल में प्रवाहित होती रही, और इस विशाल मात्रा में ऊर्जा प्राप्त करने के बाद डू क्रिस्टल आश्चर्यजनक रूप से धीरे धीरे आकार में बढ़ने लगा। जैसे जैसे डू क्रिस्टल आकार में बढ़ता गया, ज़ियाओ मिंग की संवेदनशील आत्मा की धारणा स्पष्ट रूप से समझ सकती थी कि उसकी अपनी ताकत अगले स्तर की बाधा की ओर तेजी से बढ़ रही थी। बाहर, गुफा के अंदर, ज़ियाओ मिंग की आभा मिनट दर मिनट बढ़ती रही। डिंग। शांत गुफा में एक बिंदु पर ज़ियाओ मिंग के शरीर से अचानक एक नर्म ध्वनि निकली, और इस नर्म ध्वनि के साथ ज़ियाओ मिंग की आभा अचानक बहुत बढ़ गई। इसका मतलब था कि ज़ियाओ मिंग सफलतापूर्वक दूसरे स्टार डू ग्रैंड मास्टर क्षेत्र में आगे बढ़ गया था। शुरू में ज़ियाओ मिंग की वर्तमान ताकत के साथ, अगर वह दूसरे स्तर पर आगे बढ़ना चाहता था, अगर वह सामान्य रूप से साधना करता, तो उसे डर था कि उसे अपनी ताकत को एक और स्टार तक बढ़ाने में कम से कम 1 या 2 महीने लगेंगे। आखिरकार ज़ियाओ मिंग को डू ग्रैंड मास्टर तक पहुंचे हुए कुछ ही दिन हुए थे। ये तब भी मामला था जब ज़ियाओ मिंग के पास खेती पर ध्यान केंद्रित करने का समय था, लेकिन अब जब ज़ियाओ मिंग प्रशिक्षण के लिए दूर था, तो उसके पास निश्चित रूप से खेती करने के लिए उतना समय नहीं था। आमतौर पर इनर अकेडमी सिलेक्शन टूर्नामेंट के समय ज़ियाओ मिंग की खेती वास्तव में उस स्तर तक नहीं पहुंच पाती थी। 2 सितारा डू ग्रैंड मास्टर बिना गोलियां खाए। हालांकि अब ग्रीन रॉक मिस्टिक वाटर के साथ ज़ियाओ मिंग आसानी से 2 सितारा डू ग्रैंड मास्टर दायरे में पहुंच गया था। इसके अलावा ज़ियाओ मिंग की क्यूई बिना रुके बढ़ती रही, केवल ये देखने के लिए कि पिछली ध्वनि के गिरने के कुछ ही समय बाद ज़ियाओ मिंग के शरीर से अचानक एक और ध्वनि निकली, जो गुफा में हल्की सी गूंज रही थी। और इस मधुर ध्वनि के साथ ज़ियाओ मिंग की आभा एक बार फिर बहुत अधिक बढ़ गई। 3 सितारा डू ग्रैंड मास्टर। ये ग्रीन रॉक मिस्टिक वाटर स्वर्ग और पृथ्वी का एक आश्चर्य होने के योग्य है। आत्मा ने अपनी अधिकांश ऊर्जा को खुद को खिलाने के लिए रोक रखा है और इसका केवल एक छोटा सा हिस्सा वापस लौटाया है। ये वास्तव में मुझे 2 सितारे बढ़ाने में कामयाब रहा। अपने शरीर के अंदर आत्मा को देखते हुए, जो अधिक से अधिक ठोस होता जा रहा था, ज़ियाओ मिंग आश्चर्यचकित था। लेकिन फिर उसने महसूस किया कि उसकी डू क्यूई, जो कुछ लड़ाइयों के कारण थोड़ी और ठोस हो गई थी, अपनी मूल अस्थिर अवस्था में लौट आए है, और उसका माथा सिकुड़ गया। यह नहीं चलेगा, मैं हाल ही में बहुत बार आगे बढ़ रहा हूँ। भले ही मैं प्रतिभाशाली हूँ, मुझे डर है कि इसका मेरे भविष्य की शक्ति सुधार पर असर पड़ेगा। चलो देखते हैं कि क्या मैं सुधार को थोड़ा दबा सकता हूँ। एक अस्थिर शरीर वाला व्यक्ति जिसकी शक्ति ठीक से वितरित नहीं है, वह हमेशा एक ठोस शरीर वाले व्यक्ति से कमतर होता है और जिसकी शक्ति अच्छी तरह से नियंत्रित होती है। इस तरह का महान सत्य उसके पिछले जीवन में प्रसारित हो रहा था, और ज़ियाओ मिंग स्वाभाविक रूप से इसके बारे में बहुत स्पष्ट था। यही कारण भी है कि ज़ियाओ मिंग ने वर्षों से पागल सफलताओं के लिए अपनी प्रतिभा पर भरोसा नहीं किया है और अब प्रशिक्षण के लिए बाहर है। केवल एक ठोस नींव के साथ ही भविष्य में एक प्रभावशाली पावरहाउस बनना संभव है। इस विचार के साथ ज़ियाओ मिंग ने अपनी डू क्यूई को परिष्कृत करने के लिए अपनी आत्मा शक्ति का उपयोग करना शुरू कर दिया। ज़ियाओ मिंग की आभा भी धीरे धीरे कम होने लगी, जब तक कि वह अंततः 2 सितारा डू ग्रैंड मास्टर के शिखर पर नहीं पहुंच गया। एक चट्टान के ऊपर क्रॉस लेग बैठे ज़ियाओ मिंग का कोमल चेहरा गर्म जेट के टुकड़े की तरह था, जो एक हल्की रोशनी उत्सर्जित कर रहा था। काफी देर बाद रोशनी धीरे धीरे कम हो गई, और उसकी पलकें धीरे धीरे फड़फड़ाने लगी, इससे पहले कि वह उन्हें खोल पाता, और सार की एक किरण गुजरी, और फिर जल्दी से फीकी पड़ गई। सार के छिपने के साथ साथ ज़ियाओ मिंग के शरीर की सतह को ढकने वाली राजसी आभा भी धीरे धीरे एकत्रित हो गई, जब तक कि वह अंततः पूरी तरह से गायब नहीं हो गई। उसके गले से धुंधली हवा का एक झोंका निकला। ज़ियाओ मिंग ने अपनी गर्दन घुमाई, हड्डियों के छूने की चटकने की आवाज सुनी, और अपने शरीर में नदी की तरह डू क्यूई के बढ़ते प्रवाह को महसूस किया। वह अपने चेहरे पर मुस्कान आने से नहीं रोक सका। उसकी हथेलियां हल्के से चट्टान पर दब गईं, उसका शरीर पूरी तरह से जमीन पर गिर गया, और उसने अपनी मुट्ठियों का इस्तेमाल हवा में जोरदार मुक्का मारने के लिए करना शुरू कर दिया। मेरे शरीर की ताकत से ही मैं दूसरे दर्जे के जादुई जानवरों से मुकाबला करने के लिए काफी मजबूत हूँ। एक साधारण डू ग्रैंड मास्टर जो मेरे शुद्ध शारीरिक बल से मुक्का मारने के लिए तैयार नहीं है, उसे शायद बहुत चोटें लगेंगी, और मेरी डू क्यू इतनी अस्थिर नहीं है क्योंकि मैंने अपने दायरे को दबा दिया है ना? ये फसल मेरे द्वारा की गई यात्रा के लायक है, खासकर ग्रीनयान टाउन तक। धीरे से अपनी मुट्ठी वापस खींचकर और खड़े होकर ज़ियाओ मिंग हंसा।
जैसे कि उसने कुछ सोचा हो, जियाओ मिंग ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और आत्मा उसके हाथ में प्रकट हुई। शायद ये कोशिश करने का समय था और देखना था कि आत्मा में क्या बदलाव आए हैं। जाओ और उस पत्थर के दरवाजे पर हमला करो। जियाओ मिंग ने उस पत्थर की ओर इशारा किया जिसे उसने गुफा के प्रवेश द्वार को अवरुद्ध करने के लिए बनाया था और आत्मा को आदेश दिया। अध्याय 30 ब्लैक सी सिटी। जियाओ मिंग का आदेश पाकर जियाओ मिंग की हथेलियों के बीच खुशी से उछल रही आत्मा ने खुद को रोक लिया और फिर धीरे धीरे तैरने लगी जब तक कि वह जियाओ मिंग के चेहरे के स्तर पर नहीं आ गई। मानो जियाओ मिंग को चोट पहुंचाने से बचने के लिए आत्मा को लगा कि ये दूरी बहुत कम है और वह कुछ मीटर आगे बढ़ गई और चट्टान के 1 मीटर करीब आने पर ही रुकी। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद आत्मा कई बार फैली और नीली और गुलाबी लपटों के साथ मिश्रित ऊर्जा का एक हरा स्तंभ बाहर निकला जो सीधे पास की चट्टान पर जा गिरा। हरा ऊर्जा स्तंभ लगभग 10 सेंटीमीटर व्यास का था और चट्टान को टोफू काटने की तरह आसानी से काटा गया था। इस झटके के तहत चट्टान बिना किसी बाधा के विपरीत दिशा में निकल गई। चट्टान के केंद्र में 10 सेंटीमीटर चौड़े बेलनाकार छेद से सुबह की रोशनी की एक फीकी किरण गुफा में प्रवेश कर गई। छेद से देखने पर ऐसा लग रहा था कि सुबह हो चुकी है। क्या सुबह हो चुकी है? समय बहुत जल्दी बीत गया। जियाओ मिंग ने बाहर के नज़ारे को देखा और ध्यान देना बंद कर दिया, इसके बजाय आत्मा द्वारा चट्टान पर छोड़े गए हमले पर ध्यान केंद्रित किया। इस तरह की शक्ति थोड़ी आश्चर्यजनक है। इस तरह की चट्टान को आसानी से तोड़ने में सक्षम होने के लिए डू मास्टर क्षेत्र निश्चित रूप से ऐसा नहीं कर सकता है, नहीं एक साधारण निहत्थे डू ग्रैंड मास्टर। यह ऊर्जा स्तंभ की सीमा नहीं होनी चाहिए हो और यह हमला भी संक्षारक है। ये थोड़ा दिलचस्प है। मुझे लगता है कि यह ग्रीन रॉक मिस्टिक वाटर की विशेषताओं का होना चाहिए जिसे एकीकृत किया गया है। जियाओ मिंग ने चट्टान में 10 सेंटीमीटर चौड़े छेद को देखा। वह केवल ये देख सकता था कि छेद उतना चिकना नहीं था जितना उसने कल्पना की थी, बल्कि गड्ढेदार था और इन छोटे छिद्रों के ऊपर एक नीली गुलाबी लौ जल रही थी। आत्मा ने चट्टान पर जो हमला किया था वह छेद पहले तो बहुत चिकना था, सिवाय इसके कि आत्मा के हमले से उसके चारों ओर कुछ हरा तरल पदार्थ रह गया था और ये आग की लिपटों से प्रज्वलित हो गए थे जिन्हें जियाओ मिंग ने एक बार आत्मा को अवशोषित करने दिया था। ये चीजें छेद को लगातार नुकसान पहुंचाएंगी। छेद, जो मूल रूप से चिकना था, धीरे धीरे इस निरंतर क्षति के कारण दांतेदार हो गया। जिसके बारे में बात करते हुए यह ऊर्जा स्तंभ लंबी दूरी के हमलों को अनलॉक करेगा, है ना? भविष्य में दुश्मन के खिलाफ आत्मा को बाहर निकालना संभव होगा। आत्मा इतनी छोटी थी कि इसका पता लगाना बिल्कुल भी आसान नहीं था। जियाओ मिंग उस दृश्य के बारे में भी सोच सकता था जब उसने आत्मा को छोड़ा था और किसी के चेहरे के पास ऊर्जा स्तंभ से वार किया था। वह दृश्य टीएस। वैसे भी जियाओ मिंग के लिए किसी पर छिपकर हमला करने की तुलना में सान्यान शून्य आत्मा सील का उपयोग करना आसान था। हालांकि विचार के अंत में जियाओ मिंग की आवाज अचानक बंद हो गई और वह हंस पड़ा। हा, ये मैं इन दिनों हमेशा लोगों पर छिपकर हमला करने के बारे में क्यों सोच रहा हूँ। हाल ही में हुई 2 लड़ाइयों की बात करें तो जियाओ मिंग ने पहले हमला किया और धीरे धीरे दूसरों से लड़ने से पहले दूसरे पक्ष की बड़ी ताकत को खत्म करने के लिए आश्चर्यचकित किया। जियाओ मिंग की ईमानदारी को दोष नहीं दिया जा सकता था। आखिरकार जिन लोगों पर उसने हमला किया था वे सभी उससे ज्यादा ताकतवर थे और वे सभी ऐसे लोग भी थे जो उससे भी कम ईमानदार थे, इसलिए उसका छिपकर हमला करना केवल मानव स्वभाव था और अंत में यह आसान होगा। इसके अलावा साधना की दुनिया में परोपकार या नैतिकता जैसी कोई चीज नहीं है। विशेष रूप से यहाँ ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र में जियाओ मिंग ने यह भी समझा कि ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र में इसके बारे में बात करना मूर्खता थी। दूसरों पर छिपकर हमला करने में कोई मनोवैज्ञानिक बोझ नहीं था। हंसने के बाद जियाओ मिंग ने इस मामले के बारे में नहीं सोचा, बल्कि सोचा कि चूंकि बाहर पहले से ही भोर हो रही थी, इसलिए उसे भी ग्रीनियान शहर छोड़ देना चाहिए। इसलिए वह खड़ा हुआ और आत्मा को आदेश देने के लिए अपने दिमाग का इस्तेमाल किया। चट्टान को बाहर निकालो। जैसे ही आवाज गिरी, अंतरिक्ष में एक तेज आवाज गूंजी, जिसने जियाओ मिंग को इतना हिला दिया कि वह लोगों के कानों में गूंजने वाली तीखी आवाज को सुनकर भौहें सिकुड़ने से खुद को नहीं रोक सका। बाहर चट्टान पर धमाका। एक चट्टान आसमान से गिरी और जमीन पर गिरी, टुकड़ों में टूट गई और धूल के झोंके छोड़े। साथ ही धूसर धुंध के बीच नीली गुलाबी लपटों के निशान भी थे। एक मानव आकृति आसमान से गिरती हुई जमीन पर उतरी। आकृति के उतरने से तेज हवा ने धूसर धुंध को उड़ा दिया। जियाओ मिंग ने उसे इतनी ऊंची जगह से नीचे कूदते हुए देखा।
उसने खुद को बचाने के लिए किसी डुक्यूई का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन उसके पैरों को कोई तकलीफ महसूस नहीं हुई। वह अपने शरीर की ताकत से संतुष्ट होकर एक बार फिर सिर हिलाने से खुद को नहीं रोक सका। उसने अपनी अंगूठी से काले लबादों का एक नया सेट निकाला और उसे पहन लिया। सबसे पहले उसने दिन के सही समय की पुष्टि करने के लिए सूरज की ओर देखा। फिर वह उस दिशा को खोजने के लिए आगे बढ़ा जहां से वह कल आया था। जियाओ मिंग के पैरों के तलवे से ऊर्जा उमड़ी और दूर तक चली गई। उस दिन जियाओ मिंग ने ग्रीनियान टाउन छोड़ दिया और अपने अगले गंतव्य की ओर चल पड़ा। 14 दिन बाद एक पर्वत श्रृंखला की चोटी पर एक काले कपड़े पहने व्यक्ति ने बहुत ऊंचाई से दूर तक देखा। ये ब्लैक सील सिटी है न? काले वस्त्र पहने व्यक्ति ने पर्वत श्रृंखला के नीचे देखा और धीमी आवाज में कहा। कोयले के समान काली चट्टानों से बना एक विशाल शहर था, जिसकी रूपरेखा स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी, और शहर के चौकोर द्वार पर चींटियों की तरह छोटे काले बिंदु ब्लैक सील सिटी के विशाल खुले मुंह में एकत्रित होते और बहते हुए दिखाई दे रहे थे। पहाड़ की चोटी पर मौजूद व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि जियाओ मिंग था, जो ग्रीनियान टाउन छोड़ने के बाद से ही ब्लैक सील सिटी की ओर भाग रहा था। ये कहना सही नहीं था कि वह जल्दी में था, क्योंकि वह प्रशिक्षण लेना चाहता था। जियाओ मिंग की गति वास्तव में तेज नहीं थी, इसे पैदल चलना कहा जा सकता है। इसके अलावा ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र इतना अव्यवस्थित था कि जियाओ मिंग को अक्सर चोरों का सामना करना पड़ता था, इसलिए उसे ब्लैक सील सिटी तक पहुंचने में 10 दिन लग गए, अन्यथा उसे इतना समय नहीं लगता। इन 10 दिनों के दौरान जियाओ मिंग को लगा कि उसने बहुत सुधार किया है। ये तो बताने की जरूरत नहीं कि उसका अपना डुक्यूई और भी ठोस हो गया है। उसके विभिन्न दुश्मन से लड़ने के साधन अधिक शक्तिशाली हो गए थे, और उसका क्षेत्र भी स्थिर हो गया था। और ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र में सभी प्रकार की घृणित चीजों को देखने के बाद जियाओ मिंग को भी लगा कि उसकी मनोवैज्ञानिक लचीलापन में काफी सुधार हुआ है। ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र के किनारे ब्लैक सील सिटी में चलने का कारण जियाओ मिंग के पास स्वाभाविक रूप से एक उद्देश्य था, कुछ दिनों में ब्लैक सील सिटी में होने वाली बड़ी वार्षिक नीलामी के अलावा। जियाओ मिंग का उद्देश्य स्वाभाविक रूप से सिम्युलेटर द्वारा उल्लिखित गुप्त क्षेत्र था। इस बार गुप्त क्षेत्र का सटीक स्थान जियाओ मिंग को पता था। सटीक स्थान का उल्लेख एक सिमुलेशन में किया गया था, और यह ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र के महान मैदान के भीतर ब्लैक सील सिटी के बाहरी इलाके में था। यही कारण था कि जियाओ मिंग ब्लैक सील सिटी की ओर भागा था। ब्लैक सील सिटी एक ऐसा शहर है जो 8 गेट्स के अधिकार क्षेत्र में आता है। इन 8 गेट्स को ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र में एक प्राचीन शक्ति कहा जा सकता है, बेहद मजबूत। उनके नेता युआन ही ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र की ब्लैक रैंकिंग के शीर्ष 10 में एक मजबूत व्यक्ति हैं। हर बार जब ब्लैक सील सिटी में नीलामी बैठक होती है, तो इसे 8 गेट्स द्वारा आयोजित किया जाता है। इस बार ब्लैक सील सिटी में आयोजित बड़ी नीलामी से पहले गुप्त क्षेत्र खोला गया था। मुझे डर है कि यह कई ताकतों को आकर्षित करेगा, और अगर वे ताकतें हैं जो नीलामी में भाग लेने आए हैं, तो वे कमजोर नहीं होंगी। हर बार ब्लैक सील सिटी ने नीलामी आयोजित की क्योंकि हर बार कई अच्छी चीजें होती थी, जैसे कि डी क्लास की डू तकनीक, 7वीं श्रेणी की गोलियां या ऐसा ही कुछ। सभी ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र की शक्तियां भाग लेने के लिए प्रतिनिधि भेजती थीं, और कभी कभी वे ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र के बाहर की शक्तियों को भी आकर्षित करती थीं। ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र बेहद अराजक है, हर जगह हत्याएं होती हैं और जो आ सकते हैं वे स्वाभाविक रूप से मजबूत हैं। ऐसी स्थिति में जब उन शक्तिशाली लोगों को पता चलता है कि गुप्त क्षेत्र से कोई गतिविधि खुल रही है, तो क्या वे उसे जाने देंगे? बस इसके बारे में सोचते हुए आप जानते हैं कि यह असंभव है। इन महान शक्तियों के अलावा कुछ अकेले साधक भी ब्लैक सील सिटी में इकट्ठा हो रहे थे। ये जानना महत्वपूर्ण था कि इन लोगों में डू स्पिरिट असामान्य नहीं थे और डू किंग भी अनुपस्थित नहीं थे। अकेले साधक गुप्त क्षेत्र जैसे अवसरों के बारे में सबसे पागल थे, और यहाँ तक कि विभिन्न प्रमुख शक्तियां मिलकर भी उन्हें गुप्त क्षेत्र को देखकर दूर नहीं कर सकती थी। लोग पैसे के लिए मरते हैं, पक्षी भोजन के लिए मरते हैं, और आकस्मिक साधकों के लिए अपने स्तर को बढ़ाने के बहुत कम तरीके हैं, और वे किसी भी अवसर का लाभ उठाएंगे। इस तरह से सोचने पर गुप्त क्षेत्र की यह यात्रा काफी खतरनाक है, लेकिन क्या इस स्थिति की भविष्यवाणी बहुत पहले नहीं की गई थी? जब मामला एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है तो मैं कैसे संदेह कर सकता हूँ? जियाओ मिंग ने अपना सिर हिलाया और अपनी डुक्यूई निष्पादित की और नीचे पर्वत श्रृंखला की ओर तेजी से बढ़ गया। जब तक वह सावधान था, डुकिन के ऊपर के मजबूत लोग उसके जैसे किसी व्यक्ति को नहीं देख पाएंगे जो केवल एक डू ग्रैंड मास्टर था। डू स्पिरिट के लिए वह डरता नहीं था। अगर वह लड़ाई नहीं जीत सकता था, तो क्या वह भाग नहीं सकता था? इसके अलावा
ये सिर्फ एक साहसिक कार्य था, इसलिए ये स्वाभाविक रूप से अच्छा था अगर वह कुछ हासिल कर सकता था, लेकिन अगर वह नहीं कर सकता था तो उसे मजबूर करने की कोई जरूरत नहीं थी। इन 14 दिनों में उसने 2 बार और जीवन का अनुकरण किया था, और हालांकि परिणाम अलग थे और कुछ भी अच्छा न मिलने में उसकी किस्मत अपेक्षाकृत शून्य थी, इन 2 बार की प्रक्रिया ने यह भी साबित कर दिया कि अगर वह सावधान रहे तो कुछ भी नहीं होगा। अध्याय 31। शहर में प्रवेश। पहाड़ की चोटी से नीचे उतरने के 10 मिनट बाद जियाओ मिंग बड़े शहर के द्वार के पास पहुंच रहा था। शहर के द्वार के पास पहुंचने के बाद जियाओ मिंग धीरे धीरे धीमा हो गया और अंत में धीमी चाल में बदल गया, लोगों की उस भीड़ के पीछे लाइन में खड़ा हो गया और चुपचाप प्रवेश करने के लिए लाइन में इंतजार करने लगा। ऐसा लग रहा था कि ब्लैक सील सिटी में होने वाली नीलामी के कारण यहाँ भीड़ असाधारण रूप से बड़ी थी। कुछ दूर दो करके आने वाले आकस्मिक लोगों के अलावा जियाओ मिंग ने व्यापारी बैनरों के साथ कई कारवां भी देखे। जियाओ मिंग के सामने खड़ा कारवां ऐसा कारवां था जो आकार में छोटा नहीं था और संभवतः सैकड़ों लोगों का था। इन लोगों में सबसे मजबूत केवल डू मास्टर दायरे में था। कारवां का मालिक थोड़ा पागल लग रहा था, क्योंकि वह इतनी ताकत के साथ अराजक ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र में व्यापार करने का साहस कर रहा था। वास्तव में ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र की संरचना वास्तव में जियामा साम्राज्य के समान है, इस अर्थ में कि उनमें से अधिकांश सामान्य लोग हैं। हालांकि यहाँ के लोग अधिक रक्तपिपासु और सिद्धांतहीन हैं, लेकिन वास्तव में ये लोग समान रूप से प्रतिभाशाली हैं, और एक डू मास्टर शायद वह उच्चतम बिंदु है जिसे ये लोग अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र में डू ग्रैंड मास्टर क्षेत्र एक छोटा विशेषज्ञ है। जंगल में जब तक आप घोड़े चोरों के बड़े समूहों का सामना नहीं करते हैं, तब तक ऐसे कारवां की सुरक्षा वास्तव में काफी अधिक होती है। और बड़े शहरों में जहां अधिकतर शक्तिशाली ताकतों का प्रभुत्व है, जब तक आप उन्हें पर्याप्त धन देते हैं, तब तक आप ऐसी दयनीय स्थिति में नहीं पहुंचेंगे जहां वे आपका सामान चुरा लें और आपकी टीम का वध कर दें। ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र के लोग उत्पादक नहीं हैं, और ये कारवां उन्हें जीवित रखने के लिए जिम्मेदार हैं। इन शहरों की सेनाएं इतनी मूर्ख नहीं होंगी कि वे एक अंडा पाने के लिए मुर्गी को मार डालें, ऐसा कुछ जो स्थायी आय लाएगा और जीवन प्रत्याशा को बढ़ाएगा। बेशक कोई निरपेक्षता नहीं है, ये सब यह मानकर किया जाता है कि आपके पास कुछ भी बहुत अच्छा नहीं है, अन्यथा ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र सबसे अराजक क्षेत्र के रूप में अपनी प्रतिष्ठा पर खरा उतरेगा। कारवां गाड़ी के पीछे खड़े होकर जियाओ मिंग ने विशाल काले शहर की दीवार को देखा और शहर के द्वार के केंद्र में 3 बड़े शब्दों ब्लैक सील सिटी पर अपनी नजर घुमाई। उसकी आंखें धीरे धीरे नीचे की ओर चली गईं और आखिरकार शहर के द्वार पर मजबूत काले कपड़े पहने दर्जन भर लोगों पर रुक गईं। वे बाहर के शहर के पहरेदारों की तरह लग रहे थे। शहर में प्रवेश करने वाले किसी भी व्यक्ति को उन्हें एक बड़ा प्रवेश शुल्क देना पड़ता था। अगर किसी साधारण साम्राज्य में इस तरह का प्रवेश शुल्क दिया जाता तो शायद दंगा हो जाता। हालांकि इस ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र में यह कोई दुर्लभ घटना नहीं थी, और इसे ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र की एक खास विशेषता माना जाता था। मेरे रास्ते से हट जाओ, अपने पिता के सामने कूदना बंद करो। जैसे ही जियाओ मिंग इस शहर का निरीक्षण कर रहा था, जिसकी एक खास शैली थी जो ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र की खासियत थी, अचानक उसके पास ही गुस्से से भरी एक गाली देने वाली आवाज सुनाई दी। जियाओ मिंग ने अपनी नजरें घुमाई और वह एक बड़ा गंजा आदमी निकला, जो शायद इसलिए थोड़ा अधीर हो गया था क्योंकि वह प्रतीक्षा करने से थोड़ा अधीर था। उसने अपने सामने एक पतले आदमी को उठा लिया। आह! जैसे ही बड़े गंजे आदमी के शब्द निकले, उठाया गया पतला आदमी तेजी से मुड़ा और उसकी आस्तीन वाले अंगरखे से एक खंजर निकल गया। खंजर ने ठंडी आभा के साथ वार किया और गंजे आदमी के गले पर बेरहमी से वार किया, लेकिन उसने तेजी से प्रतिक्रिया की और जल्दी से अपनी गर्दन पीछे खींची। खंजर चूक गया और गले से आधा सेंटीमीटर नीचे फंस गया। तुरंत खून बेतहाशा बहने लगा और गंजे आदमी के मुंह से एक दयनीय चीख निकली। वार के बाद गंजा आदमी बुरी तरह घायल हो गया। दुबले पतले आदमी का शरीर मछली की तरह डगम गया। उसका शरीर उसके लबादे के नीचे से बाहर आया और फिर झाड़ियों में लुढ़क गया, गायब हो गया। कमीने, मैं तुम्हें चीर दूंगा। लाल आंखों वाले गंजे आदमी ने अपना खंजर निकाला और झाड़ियों में सिर के बल दौड़ा, और काफी देर बाद झाड़ियों से एक चीख आई, जैसी उसने पहले चिल्लाई थी। दरवाजे पर खड़े झाड़ियों को देखते हुए जियाओ मिंग का चेहरा उदासीन था। आखिरी चीख सुनकर वह जानता था कि वह गंजा आदमी बच नहीं पाएगा। उसने पिछले 10 दिनों में दर्जनों ऐसी घटनाएं देखी थीं। पहले तो उसे लगा कि यह कोई नई बात है। आखिरकार गंजा आदमी दुबले पतले आदमी से ज्यादा मजबूत था, और दोनों के बीच का अंतर इतना बड़ा था कि यह सराहनीय था कि दुबला पतला आदमी अपनी कमजोर साधना के साथ मजबूत आदमी को हरा सकता था।
हालांकि उनमें से अधिक को देखने के बाद जियाओ मिंग इसे आसानी से लेने में सक्षम था। ब्लैक कॉर्न क्षेत्र के नियम थे कि कोई नियम नहीं थे, इसलिए ब्लैक कॉर्न क्षेत्र में लोगों को कभी भी उनकी उपस्थिति या बाहरी ताकत से नहीं आंका जाना चाहिए, और हर साल गंजे आदमी की तरह लोगों के शरीर जो अभी अभी मरे हैं लगभग एक शहर को भरने में सक्षम थे। आखिरकार जो लोग ब्लैक कॉर्न क्षेत्र में जीवित रह सकते हैं वे साधारण लोग नहीं हैं, वे सभी बूढ़े और अनुभवी हैं। अन्य स्थानों पर यदि लोग क्रूर नहीं हैं तो वे अपनी जमीन पर खड़े नहीं हो सकते हैं, लेकिन यहाँ यदि लोग क्रूर नहीं हैं वे लंबे समय तक जीवित नहीं रह पाएंगे। दोनों के बीच पिछली लड़ाई एक छोटी सी घटना की तरह थी, जिसने कतार में लगे लोगों की थोड़ी और दिलचस्पी तो जगाई, लेकिन बहुत से लोगों ने इस पर आहें नहीं भरी। कतार धीरे धीरे आगे बढ़ी और लगभग आधे घंटे के इंतजार के बाद आखिरकार जियाओ मिंग के सामने कारवां की बारी आई। जब कारवां शहर के प्रवेश द्वार पर पहुंचा तो कारवां नेता ने जल्दी से सोने के सिक्कों का एक बड़ा थैला सौंप दिया। जियाओ मिंग की आंखें तेज थीं और उसने साफ देखा कि जब उसने सोने के सिक्कों का बड़ा थैला सौंपा तो उसके हाथ में एक छोटा थैला भी छिपा हुआ था। काले कपड़े पहने उदासीन आदमी ने सोने के सिक्के लिए और लापरवाही से उनका वजन किया। उसका चेहरा थोड़ा नर्म हुआ और बिना कुछ कहे उसने हाथ हिलाकर कारवां को शहर में प्रवेश करने दिया। जब कारवां चला गया तो जियाओ मिंग की बारी थी। भीड़ के सामने खड़े होकर परेशानी पैदा न करना चाहते हुए उसने काले कपड़े पहने आदमी का उदाहरण अपनाया और सामने वाले आदमी को सोने का सिक्का थमा दिया। अपने हाथ में छोटे पैकेज को तौलते हुए उसने देखा कि जियाओ मिंग अकेला था और कोई बकवास नहीं कर रहा था। उसने लापरवाही से अपना हाथ हिलाया, ये संकेत देते हुए कि वह गुजर चुका है, और जल्दी से अंदर चला गया। डॉट 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 सड़क पर धीरे धीरे चलते हुए जियाओ मिंग की नजर लगातार सड़क के दोनों ओर की दुकानों पर घूम रही थी। सच कहूं तो ब्लैक कॉर्न क्षेत्र वास्तव में थोड़ा बहुत अव्यवस्थित था, खासकर ये बड़े शहर में 100 मीटर से भी कम की दूरी पर चलने के बाद उसने झगड़े और यहाँ तक कि चाकू खींचकर खून खराबे की कम से कम 10 घटनाएं देखी थी। क्या आप वास्तव में पैसे कमा सकते हैं जब ये दुकानें ऐसे अराजक माहौल में खुलती हैं? अगर आपके पास ताकत नहीं है तो आपको हर दिन लूटे जाने का डर रहेगा। अपना सिर हिलाते हुए और उड़ते हुए कटे हुए हाथ को चकमा देते हुए जियाओ मिंग अब इन विविध मामलों के बारे में ज्यादा नहीं सोचता था। इसके बजाय उसने अपनी अगली योजनाएं बनाई। वह पहले ही ब्लैक सी सिटी में सफलतापूर्वक प्रवेश कर चुका था और गुप्त क्षेत्र कल खुल जाएगा, इसलिए अभी रहने के लिए एक सराय ढूंढना और कल सुबह जल्दी निकल जाना सबसे अच्छा था। हालांकि सराय ढूंढने से पहले उसे ब्लैक कॉर्न क्षेत्र के महान मैदान में प्रवेश करने की तैयारी करनी थी, जैसे कि नक्शा या कुछ और तैयार करना। बिना नक्शे के जियाओ मिंग को डर था कि वह ब्लैक कॉर्न क्षेत्र के महान मैदान को नहीं छोड़ पाएगा। सड़क पर खून खराबे से बचने के बाद जियाओ मिंग 2 कोने मुड़ा और लगभग 20 मिनट तक चला। आखिरकार उसकी नजर एक छोटी सी दुकान की प्लेट पर पड़ी और हल्के लाल रंग की प्लेट पर 2 प्राचीन शब्द थे, कार्टोग्राफी पवेलियन। यहाँ ब्लैक कॉर्न क्षेत्र के महान मैदान का नक्शा होना चाहिए, है न? जियाओ मिंग ने अपने दिल में बुदबुदाया और फिर इस छोटी सी दुकान में घुस गया, जहाँ ज्यादा लोग नहीं आते थे। अंदर घुसने के बाद ही जियाओ मिंग को एहसास हुआ कि दुकान उतनी छोटी नहीं है जितनी बाहर से दिखती है, और अंदर और भी चीजें हैं। काफी बड़ी जगह में पूर्व और पश्चिम की तरफ लकड़ी की अलमारियां खड़ी और क्षैतिज रूप से व्यवस्थित हैं, जिनमें से प्रत्येक पर एक अलग रंग का नक्शा है। और इस समय इन लकड़ी की अलमारियों के सामने कई लोग रुककर देख रहे थे और उनसे लगातार शोरगुल वाली बातचीत की आवाज आ रही थी। जाहिर है दुकान बहुत लोकप्रिय नहीं है, लेकिन इसमें कुछ ग्राहक जरूर थे। अध्याय 32 स्वर्गीय ज्वाला का नक्शा। अरे ये बड़ा भाई, तुम यहाँ नक्शा खरीदने आए हो, है न? तो तुम सही जगह पर आए हो। हमारे कार्टोग्राफी मंडप में ब्लैक कॉर्न क्षेत्र के सभी स्थानों के नक्शे हैं, इसलिए तुम्हें यहाँ वह नक्शा जरूर मिलेगा जो तुम चाहते हो। जैसे ही जियाओ मिंग ने कार्टोग्राफी मंडप में प्रवेश किया, उसने केवल आंतरिक लेआउट पर नजर डाली थी, जब एक कामुक महिला जो केवल अपने महत्वपूर्ण अंगों को ढांकने वाले खुले कपड़े पहने हुए थी, उसके पास आई। उसका शरीर इस तरह से ऐंठ रहा था कि वसंत की सारी रोशनी दिखाई दे रही थी। वह स्थिति के बारे में बेहद बेपरवाह लग रही थी और जैसे कि जियाओ मिंग की नजर को देखकर उसने अपनी छाती को और भी ऊपर उठा लिया। जब वह जियाओ मिंग के पास पहुंची तो वह मुस्कुराती रही और बोली, ये बड़ा भाई, तुम्हें कौन सा नक्शा चाहिए, मुझे बताओ और मैं तुम्हें उसे ढूंढने में मदद करूंगी। नहीं तो यहाँ इतने सारे नक्शे हैं, तुम्हारे लिए उन्हें अकेले ढूंढना वाकई मुश्किल है। ये कहने के बाद वह अपना फिगर दिखाना नहीं भूली। हालांकि इस महिला के कपड़े असामान्य रूप से खुले हुए थे,
कार्टोग्राफी मंडप में कई अन्य महिलाएं भी उसी शैली के कपड़े पहने हुए थीं, और एक नज़र में ये स्पष्ट था कि यह उनकी वर्दी थी। इनमें से प्रत्येक महिला का डूक्यूई साधना स्तर कम था, केवल पहले स्टार 2 प्रैक्टिशनर के आसपास। ये सोचा गया कि वे बिक्री क्लर्क होंगी जिन्हें इस कार्टोग्राफिक मंडप ने मेहमानों के मनोरंजन के लिए व्यवस्थित किया था, या बल्कि वे खरीदारी गाइड थीं। इन महिलाओं के लिए यह उल्लेख नहीं करना कि जियाओ मिंग अभी केवल 8 साल का था, भले ही वह काफी बड़ा हो, वह उनमें दिलचस्पी नहीं लेगा। अभी इस महिला गाइड ने सोचा कि उसने उसका ध्यान आकर्षित किया है, लेकिन वास्तव में वह जियाओ मिंग की खोज थी कि क्या वह उसके लिए खतरनाक थी। आखिरकार ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र में एक कहावत थी कि यहाँ रहने वाली महिलाओं से सावधान रहना चाहिए, है ना? इतने दिनों के अनुभव के बाद जियाओ मिंग को वास्तव में ये कहावत बहुत सच लगी। इसलिए जब भी वह किसी महिला को देखता तो जियाओ मिंग सावधान हो जाता। अब ये देखकर कि वह केवल अपनी आकर्षक मुद्रा की परवाह करती है और कुछ भी अलग नहीं करती, जियाओ मिंग ने भी अपनी सतर्कता थोड़ी कम की और एक छद्म कर्कश आवाज में कहा, ठीक है, मैं एक नक्शा खरीदने आया हूँ। क्या ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र के महान मैदान का कोई नक्शा है? ये सर्वविदित है कि ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र का महान मैदान अंतहीन है और समय समय पर आसमान में काले तूफान छाए रहते हैं, इसलिए वहां साधारण नक्शे स्वाभाविक रूप से अप्रभावी होते हैं और केवल अधिक विस्तृत नक्शे ही उपयोगी होते हैं। ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र के महान मैदान के सभी दुकानदारों के पास हमारे नक्शों की एक प्रति है। दुकानदार ने देखा कि उसके सामने काले कपड़े पहने आदमी केवल शुष्क प्रश्न पूछ रहा था, और उसे एहसास हुआ कि उसे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, इसलिए उसने अपने दिल में झुंझलाहट की एक आह भरी, लेकिन फिर भी नक्शा पेश करते समय सतह पर मुस्कुराई। हालांकि उसके सामने वाला व्यक्ति उसमें दिलचस्पी नहीं रखता है, जिसके कारण वह कुछ अतिरिक्त पैसे नहीं कमा पाती है, लेकिन वह अभी भी एक मोटी भीड़ है। कार्टोग्राफी पवेलियन के नक्शे सस्ते नहीं थे। ओह, मुझे अपने स्टोर से ज्यादा विस्तृत नक्शे में से एक ला दो। जहां तक इस महिला के अपने स्टोर में बिकने वाले नक्शों के बारे में शेखी बघारने और दूसरे स्टोर के प्रति उसके तिरस्कार की बात है, तो जियाओ मिंग के पास कहने के लिए कुछ नहीं था। इस स्टोर के नक्शे अच्छे हो सकते हैं, लेकिन दूसरे स्टोर के नक्शे जरूरी नहीं कि बुरे हों। शायद वह ऐसा कहकर कीमत बढ़ाने की कोशिश कर रही थी। जब सेल्स क्लर्क ने जियाओ मिंग का अनुरोध सुना, तो उसके चेहरे पर मुस्कान थोड़ी और बढ़ गई और उसने जियाओ मिंग को समझाया कि जाने से पहले काउंटर पर उसका इंतजार करे। एक पल बाद वह काउंटर के किनारे वापस आए। अब उसके हाथ में एक सफेद नक्शा था। यहाँ, ये ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र के ग्रेट प्लेन का अच्छा नक्शा है जिसके बारे में तुमने पूछा था। उसके हाथ से नक्शा लेकर जियाओ मिंग ने उसे धीरे से अपने सामने काउंटर पर फैलाया, तो उसने देखा कि नक्शे पर कई रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं, जिसके ऊपर अलग अलग रंगों के छोटे छोटे बिंदु अंकित हैं। कुछ जगहों पर विशेष छोटे अक्षरों से भी निशान बनाए गए थे। जियाओ मिंग ने संतोष में अपना सिर हिलाया। यह नक्शा वाकई बहुत बढ़िया बना है, मैं इसे खरीदूंगा। इसकी कीमत कितनी है? यह नक्शा 4000 सोने के सिक्के। काउंटर के बगल में बैठी महिला मुस्कुराई और बोली, 4000 सोने के सिक्के? ये थोड़ा ज्यादा है न? जियाओ मिंग के मुंह का कोना काले लबादे के नीचे कस गया। एक नक्शे के लिए 4000 सोने के सिक्के? जब उसने कहा कि यह थोड़ा ज्यादा है, तो वह विनम्र भी था। ये दिन दहाड़े डकैती है। हालांकि जियाओ मिंग को ऐसा लगा, लेकिन उसके सामने बैठे सेल्स क्लर्क को ऐसा नहीं लगा। आखिरकार वे अपना माल एक तय कीमत पर बेच रहे थे। जब उसने उसे यह कहते हुए सुना, तो जियाओ मिंग ने अपना सिर घुमाकर पास की शेल्फ पर देखा और देखा कि सभी नक्शों की कीमतें बहुत ज्यादा थीं, और उनमें से कोई भी 1000 सोने के सिक्कों से कम नहीं था। इस बार जियाओ मिंग अवाक रह गया। मैं पहले ही कह रहा था कि ये दुकानें इस अराजक माहौल में कैसे खुली रहती हैं। हर एक पैसे चुराने जैसी लाभदायक चीजें बेचती है, बेशक वे खुली रह सकती हैं। कार्टोग्राफी पवेलियन ने ऐसी चीजें बेचने की हिम्मत की, और उनका मानना था कि अन्य स्टोर भी इसी तरह के हैं, सभी उच्च कीमतों पर चीजें बेच रहे हैं, अन्यथा कार्टोग्राफी पवेलियन बहुत पहले ही बंद हो गया होता। सच कहूं तो ऐसा नहीं था कि जियाओ मिंग ने ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र में पैसे खर्च नहीं किए थे। ग्रीनियान टाउन की तरह ही वह कई अन्य जगहों से गुजरा था। अन्य लोग भी उच्च कीमतों पर चीजें बेचते थे, लेकिन इतनी अधिक नहीं। ये पहली बार था जब उसने ऐसी जगह देखी थी। तो क्या आप अभी भी यह नक्शा चाहते हैं? अगर यह आपको महंगा लगता है, तो हमारे पास आपके लिए चुनने के लिए अधिक संक्षिप्त नक्शा है, लेकिन ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र के महान मैदान में इसकी सीमित भूमिका हो सकती है। मैं इसे ले लूंगा। कोई विकल्प नहीं था। बाकी सभी ने अपनी कीमतें स्पष्ट रूप से अंकित कर रखी थी, और डूकी हुई महाद्वीप पर कोई मूल्य कानून नहीं था।
अगर आप इसे चाहते थे और आप इसे जबरदस्ती चुरा नहीं सकते थे, तो आपको स्वाभाविक रूप से इसके लिए भुगतान करना पड़ता था। सौभाग्य से जियाओ मिंग बहुत गरीब नहीं था। 4000 सोने के सिक्के कोई बड़ी बात नहीं थी। ये सवाल पहले सिर्फ इसलिए उठाया गया था क्योंकि वह नहीं चाहता था कि उसका फायदा उठाया जाए। ये सोचते हुए जियाओ मिंग के हाथ में एक काला बैग दिखाई दिया। जब उसने उसे हिलाया तो बैग से धातु जैसी आवाज आई। इसे चेक करो। गाइड ने बैग को जियाओ मिंग के हाथ में लिया और उसके सामने उसे गिना। जल्द ही उसने अपना सिर उठाया और चेहरे पर मुस्कान के साथ कहा, बिल्कुल 4000 सोने के सिक्के। ये देखकर कि उसने गिनती पूरी कर ली है, जियाओ मिंग ने नक्शा अपनी स्टोरेज रिंग में रख दिया, खड़ा हुआ और बाहर की ओर चल दिया। लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि शॉपिंग गाइड चिल्लाएगा, बड़े भाई दूर मत जाओ, हमारे कार्टोग्राफी मंडप में ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र के नक्शों के अलावा कुछ और कीमती नक्शे हैं, जैसे कि पावर हाउस के क्षेत्र के नक्शे, सबसे कीमती औषधीय पदार्थों के नक्शे, गुप्त क्षेत्रों के नक्शे और यहाँ तक कि स्वर्गीय ज्वाला का नक्शा। मुझे आश्चर्य है कि क्या आप रुचि रखते हैं। क्या आपने स्वर्गीय ज्वाला का नक्शा कहा? जियाओ मिंग ने अपनी चाल रोक दी, सीधे दूसरे नक्शों को अनदेखा करते हुए, और आश्चर्य में पलट गया। स्वर्गीय ज्वाला? हाँ, स्वर्गीय ज्वाला का नक्शा। क्या आप जानते हैं कि स्वर्गीय ज्वाला क्या है? ओह, स्वर्गीय ज्वाला, ये स्वर्गीय ज्वाला है। जैसे कि वह जियाओ मिंग के सवाल से स्तब्ध थी, बिक्री क्लर्क ने कुछ हद तक हकलाते हुए उत्तर दिया, जैसे कि उसे कक्षा में शिक्षक ने किसी प्रश्न का उत्तर देते हुए पकड़ लिया हो। क्या बकवास है, तुम तो ये भी नहीं जानते कि स्वर्गीय ज्वाला क्या होती है, और तुम स्वर्गीय ज्वाला के नक्शे के बारे में बात कर रहे हो। क्या तुम मजाक कर रहे हो? मुझे लगा कि मैं आश्चर्यचकित हो जाऊंगा, लेकिन मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। जियाओ मिंग ने अपना सिर हिलाया और जाने के लिए मुड़ गया। गाइड को थोड़ा दुख हुआ। जियाओ मिंग को बुलाने का उसका उद्देश्य वास्तव में कार्टोग्राफी मंडप के विभिन्न अवशेष मानचित्रों को बेचना था। डूक्यूई महाद्वीप में ऐसे कई अवशेष मानचित्र थे, क्योंकि डूक्यूई महाद्वीप ऐसे लोगों के उदाहरणों से भरा पड़ा था, जिन्होंने गलती से एक असली मानचित्र उठा लिया था और शक्तिशाली लोगों द्वारा छोड़े गए खजाने को प्राप्त करने के लिए, या किसी प्रकार का खजाना प्राप्त करने के लिए उसका अनुसरण किया था, जो उन्हें प्रतिभाशाली बना देगा और उन्हें महान ऊंचाइयों तक ले जाएगा। ऐसा इसलिए था क्योंकि सफलता के बहुत सारे उदाहरण थे। इसलिए, हालांकि ऐसे नक्शों की कई जालसाजी हैं, फिर भी ऐसे कई लोग हैं जो एक दिन किसी शक्तिशाली व्यक्ति की विरासत प्राप्त करने की उम्मीद में बचे हुए नक्शों पर बड़ी रकम खर्च करने में खुश हैं। इसके अलावा औषधीय जड़ी बूटियों और कीमती खनिजों के कई नक्शे भी हैं, क्योंकि कुछ औषधीय जड़ी बूटियां और महंगे खनिजों की गुफाएं कई जादुई जानवरों और खतरों से भरे जटिल वातावरण में स्थित हैं, इसलिए वहां पहुंचने के लिए ज्यादातर नक्शे बहुत महंगे और मांगे जाने वाले हैं। नक्शा विक्रेता के रूप में कार्टोग्राफी पवेलियन के पास स्वाभाविक रूप से वे नक्शे भी थे, लेकिन निश्चित रूप से कार्टोग्राफी पवेलियन ने जो बेचा वह जरूरी नहीं था कि असली हो, भले ही उन्होंने उन्हें ऐसे बेचा जैसे कि वे असली हों। उसने जियाओ मिंग को सिर्फ ये नक्शे बेचने के लिए बुलाया था, लेकिन कौन जानता था कि वह उसके सवाल से हैरान हो जाएगी। वह वास्तव में निश्चित नहीं थी कि स्वर्गीय ज्वाला क्या है, लेकिन स्वर्गीय ज्वाला नक्शा कार्टोग्राफी पवेलियन के पास वास्तव में था। जब उसे लगा कि सोने के सिक्कों का एक बड़ा ढेर उसके पास से जा रहा है, तो उसने जल्दी से जियाओ मिंग को वापस बुलाया।